आवाज आ रही है? अब नंदिनी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अपन पढ़ेंगे आज पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना? और पंचवर्षीय योजना में दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। पहला यशविनी। बेटा वीडियो बंद कर दे। आप सब लोग वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। आपको पहला सवाल तो यही याद रखना है KN राजवाला, और दूसरा याद रखना है PC माहौल नवाबिस। निकिता शर्मा बेटा आवाज आ रही है? यस सर। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। आवाज में दम नहीं है, इसका मतलब कमजोरी चल रही है ना? समझ में नहीं आता क्या? नहीं सर, आता है। ठीक है, आज अपन ये दो सवाल बनते हैं अपने पहली पंचवर्षीय योजना। आपसे सवाल क्या पूछेगा, पहले आप सवाल लिख लो, फिर मैं जैसे क्लास में अपन सवाल करते हैं ना, उसी तरीके से इसका आंसर बिंदु वाइज लिखवाता हूं मैं आपको, है ना? ताकि अपने को एज इट इज ये याद रहे और एज इट इज अपना काम हो जाए। सवाल लिखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्पष्ट कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ। योजनाकार, जिनको मैं अंडरलाइन करूं वो सवाल आए हुए हैं, याद रखना। जिनको मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो बोर्ड ने पहले ही आपसे पूछ रखे हैं, तो वो तो अपने को जरूर याद रखने हैं। सवाल क्या आएगा? पहली पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी लिखें। सवाल आपसे बड़ा पूछेगा तो ये पूछेगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 51 से 56 तक। देखो अब है ना, सवाल क्या आने वाले हैं वो भी अपन साथ में करते हुए चलेंगे, तो आप साथ के साथ वो सवाल बनाते जाएं ताकि अपने प्रैक्टिस में काम आते जाएं। क्योंकि OBT तो 4-5 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, लेकिन यहाँ में अपने को 20-22 सवाल रोज के अपने हो जाएं तो पूरे चैप्टर में से एक भी सवाल अपना नहीं बचेगा। पहला सवाल कंप्लीट। पंचवर्षीय योजना कब बनी? पहली 51 से 56, याद रखना है, काम का सवाल है। दूसरा सवाल क्या बना? पहली पंचवर्षीय योजना के योजनाकार या सलाहकार कौन थे? KN राज साहब थे, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा भाई अश्विनी, ये बार बार परेशान कर रहा है अश्विनी। ठीक है, देखो अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। हम आगे पढ़ेंगे कृषि वर्सेस उद्योग विवाद। कल भी हमने पढ़ा था, आपको याद हो, या परसों वाली क्लास में पढ़ा था हमने, आपको याद हो कि एक तरफ तो क्या था? उद्योग, और एक तरफ क्या था? कृषि। और दोनों में क्या चल रहा था? विवाद, कि भाई कृषि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उद्योग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विवाद चल रहे थे। अगला विवाद हम यही पढ़ेंगे। देखो इधर देख लो एक बार, एक तरफ तो कौन थे? उद्योग, और एक तरफ कौन थी? कृषि। और दोनों में क्या विवाद था वो देख लो। कृषि वाले तो कह रहे थे कि कृषि आनी चाहिए। ये कौन थे? परंपरागत वाले। ये अपने को याद रखना नहीं है ना? परंपरागत औद्योगिक क्षेत्र के थे, अर्थशास्त्री थे, वो ये कह रहे थे। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे? इंडस्ट्रीज is must for today development. If we are accept only agriculture, then we will very different या very big fault in our इकोनॉमी, कि हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो जाएंगे। किसमें? हमारी अर्थव्यवस्था में, अगर किसको अपना लेते हैं? कृषि को। तो अब ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि के नुकसान क्या थे, फायदे क्या थे।
उद्योग के नुकसान क्या थे, फायदे क्या थे, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब हम समझते हैं। 11वीं क्लास हम पास कर चुके हैं, ठीक है ना। देखो उद्योग अगर अपना लेते, मान लो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि की जगह क्या अपना लेते, उद्योग, तो समस्या क्या आती वो देखनी है अपने को। सीधी सी समस्या क्या आती, उद्योगों में कच्चा माल कहां से लाते, पहली समस्या। दूसरी समस्या, उद्योगों में तो हम कैसे जैसे बाहर से भी आयात कर लेते, खाते क्या, सबसे मूल क्या है, खाद्यान्न व्यवस्था है। और अगर खाद्यान्न ही आयात होने लग जाता, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आयात नहीं होता था, होता था, लेकिन उस जमाने में इतना ज्यादा नहीं था, कुछ मात्रा में हम भी पैदा कर लेते थे अनाज। और अगर पूरा ही हम आयात करते तो देश की स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती थी, आकलन आप लगा सकते हैं। अगर क्या अपनाते हैं, उद्योग अपनाते हैं तो। अब कृषि अपना के देख लो, कृषि अपनाएंगे तो खाना पीना तो चलो हो जाएगा, उद्योग कहां से लाएंगे, मूलभूत आवश्यकताएं की चीजें कहां से लाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी जो आम जरूरतें हैं वो यदि विदेश से आयात की जाएंगी तो बड़ा जो अमाउंट है हमारा विदेश मुद्रा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और देश पर एक क्या बनेगा, बड़ा प्रेशर बनेगा। तो दोनों में विवाद क्या है, समझ में आया। अगला बिंदु हम डिटेल से इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने 3 सवाल याद कर लिए। पहला, पंचवर्षीय योजना कौन कब बनी, पहली 51 से 56 के मध्य बनी। इसके योजनाकार कौन थे, के.एन. राज साहब थे। और इसका जोर किस पर था, कृषि पर था। इसमें एक बांध बनाया गया, आपको याद रखना है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, बांध परियोजना बनाई गई थी। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। आपको याद रखना, एक एक लाइन इसकी याद रखनी है, सिंगल लाइन का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई, तो कौन सी में, पहली में बनाई गई। इसके आगे अपने से कुछ नहीं पूछेगा, कौन सी नदी पर है, क्या क्या है, ये सब ज्योग्राफी का मैटर है ना। अपने तो इतना ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में ये बनाई गई थी। अब इसको लेकर एक प्रसिद्ध कथन भी है, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन देखना चाहिए। नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का भविष्य कहा था। ठीक है, नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध जैसी परियोजनाओं को या बांध परियोजनाओं को क्या कहा था, आधुनिक भारत का भविष्य कहा था। तो थोड़ा सा अपने को यह भी ध्यान में रखना है इसमें। और तो अगर हम देखें तो इसमें जो राष्ट्रीय आय का लक्ष्य था, राष्ट्रीय आय का लक्ष्य वो भी रखा गया। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य धीमा रखा गया। ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बॉम्बे प्लान क्या था भाई, बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों ठीक है, के बीच वो 1944 में उद्योगपतियों ने राय दी थी कि विकास कैसे किया जाए। ये क्या था, बॉम्बे प्लान। तो राष्ट्रीय आय को धीमा क्यों रखा गया ये भी देख लो। देखो राष्ट्रीय आय किससे आती है, टैक्स से। राष्ट्रीय आय का सोर्स क्या है, टैक्स। और टैक्स कौन देती है, जनता। और आप सोच सकते हो 1947 में जनता के क्या हालात रहे होंगे, हम आकलन कर सकते हैं 1947 में जनता के हालात क्या होंगे। तो ऐसे हालातों में टैक्स कैसे लगाया जा सकता है, गरीब जनता, बहुत भयंकर प्रताड़ित जनता अभी आजाद हुई है, तो ऐसे में हमने टैक्स क्या रखा, कम।
ताकि राष्ट्रीय इनकम क्या आए, कम, विकास धीरे धीरे हो। यदि टैक्स बढ़ा दिया जाता, पहली पंचवर्षीय योजना में यदि टैक्स बढ़ा दिया जाता तो समस्याएं हमारे सामने क्या हो जाती, ज्यादा, क्योंकि आम जनता पर बोझ पड़ जाता और वो फिर क्रांति की तरफ चला जाता। विकास कैसा होता है, चरणबद्ध, ये लाइन नोट लगा के ऊपर लिख लो। विकास कैसा होता है, चरणबद्ध व स्थायी। ये आपकी किताब का काम नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है ना। ये आपकी किताब में तो कहीं नहीं है, ये विचार कहाँ का है, इकोनॉमिक्स का है। डेवलपमेंट क्या है, परमानेंट एंड स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी होती है, ठीक है। अब देखो समझो क्या बात है ये। अगर मान लो हमने आज विकास कर लिया, विकास कितना किया, भयंकर वाला किया, है ना। विकास कैसे किया, 5 घंटे हमने पढ़ लिया, इससे ज्यादा विकास और क्या करेंगे हम। कितने घंटे पढ़े, 5 घंटे। कुछ बच्चे तो आधा घंटे भी घर पे होमवर्क के अलावा पढ़ाई नहीं करते। 5 घंटे हमने पढ़ाई की, क्या किया, चरणबद्ध तरीके से किया। एक सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं होगा, अलग अलग पढ़ा होगा ना। चरणबद्ध को क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, परमानेंट। अब देखो 5 घंटे आज पढ़ लिया हमने, और ये किसकी तरफ जा रहे हैं, स्थायित्व की तरफ। याद हुआ तो स्थायी रहेगा ना ज्ञान धीरे धीरे। अब अगले दिन कितने पढ़े हमने, 0 हावर्स, उससे अगले 0 0 0 0, कितने दिन, 7 दिन। अब वो 5 घंटे क्या हो गए, बेकार, किसी काम के नहीं रहे। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो विकास कहलाएगा। कछुए और खरगोश की लड़ाई में कछुए ने विकास किया, खरगोश ने नहीं। छोटा छोटा करके मामला अगर देखा जाए तो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। स्टेयर की अगर हम बात करें, सीढ़ियों की हम बात करें, ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक बात कही है। वैज्ञानिक तो आधुनिक ही अभी मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने एक बात कही कि मैं कहीं घूमने गया था और वहां पर 700 सीढ़ियां थी। कितनी सीढ़ियां थी, 700 सीढ़ियां। वहां पर रोपवे भी था, रोपवे का मतलब झूला भी था, है ना। झूले से हम जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो वो फैमिली के साथ थे, बच्चा छोटा था, यही होगा कोई 5-7 साल का, 8-10 साल का, चलने लायक स्थिति में बच्चा था। बच्चे से पूछा गया, बेटा इस सीढ़ियों से चल चलेगा क्या। बच्चे ने कहा ठीक है मैं चल चलूंगा। लेकिन बच्चे को ये आश्वासन दिया गया, बेटा बाद में जाके करना मत ऐसे कि मैं चढ़ पाऊंगा नहीं चढ़ पाऊंगा, अभी सोच ले। हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, रोपवे से जा सकते हैं। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ चल चलूंगा। फादर पहले से ही रेडी थे, मदर पहले से ही रेडी थे, बच्चा भी रेडी हो गया और इन्होंने चलना शुरू किया। लगभग 150 सीढ़ियों के आसपास आकर बच्चे ने तो अपनी जिद पकड़ ली कि अब जाना संभव नहीं है, अब तो मैं थक गया। अब बेचारा पिताजी फंस गया बुरी तरीके से। अगर नीचे उतरता है तो 150 सीढ़ी, फिर रोपवे, बड़ा पजल्ट मामला हो गया। और ऊपर जाता है तो बच्चा नहीं जा सकता, खुद जाए, बच्चे को लेके जाए, समस्या बड़ी तगड़ी थी। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू 700 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, कोई बात नहीं, एक सीढ़ी तो चढ़ सकता है ना। तो उसने कहा हाँ एक सीढ़ी तो मैं चढ़ सकता हूँ, बस तुझे एक ही सीढ़ी चढ़नी है। कितनी सीढ़ी चढ़नी है, एक। और वो एक पूरी कहाँ जाके हुई, 700 पे। कहाँ जाके हुई, 700 पे। बच्चे को ये समझ में ही नहीं आया कि पिताजी कर क्या रहे हैं। एक 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 कर करके कहाँ पहुंचा दिया उसको, 700 सीढ़ियों पर पहुंचा दिया। तो हम भी अगर सिलेबस को पूरा एक साथ देखते हैं तो पहाड़ जैसा नजर आता है। आज जो ये आपकी क्लासें रनिंग में चल रही हैं, अगर इन क्लासों को हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर कुछ समय बाद ये इतना सिलेबस हो जाएगा कि आपके बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए डेली का काम क्या करना है, डेली इतना सा, एक सीढ़ी के बराबर। और फिर हम 700 सीढ़ी के बराबर कब हो जाएंगे, एग्जाम के टाइम में। इसीलिए ये हमें कहानी क्या देती है, प्रेरणादायक देती है। और किसका उदाहरण देती है, विकास का। क्योंकि विकास कैसा होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। और कैसा होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। इसमें कोई सवाल पूछना हो तो बताओ।
इसमें कुछ सवाल पूछना हो तो बताओ। ठीक है, इसमें एक बात और रह गई, राष्ट्रीय आय के साथ क्या सेविंग, बचत बढ़ाने की बात की गई कि सेविंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। किस लिए? ताकि भविष्य में हम जो योजना बनाएं उनका काम, भविष्य की योजना को सुचारू चलाया जा सके, सुचारू चलाया जा सके। देखो यहां एक बात समझनी चाहिए कि यदि पैसा ही नहीं होगा, क्या नहीं होगा? पैसा। किस बात की योजना और किस बात की प्लानिंग? सबसे बड़ा रोना किसका है? पैसे का। तो भविष्य में जो योजना हम बनाने वाले हैं उन योजनाओं का सार्थक उद्देश्य जब ही पूरा हो सकता है जब आपके पास क्या हो? बचत हो, पैसा हो, मनी हो। अगर पैसा ही नहीं है आपके पास तो वो योजनाएं किसी काम की नहीं रहेंगी। यहां से सवाल क्या क्या है वो देख लो। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में। किसने बनाई थी? योजना आयोग ने। कोई सवाल रह नहीं जाए, ध्यान रखना। किसने बनाई थी? योजना आयोग ने। योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। किस पर जोर दिया? कृषि पर। सवाल आया हुआ है, याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? सवाल क्या आएगा? पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो क्या लक्ष्य है? कृषि पर जोर देना। दूसरा क्या है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कौन सी योजना में बनाई गई? पहली पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। क्या कहा? भाखड़ा नांगल बांध को आधुनिक भारत का भविष्य बताया। लक्ष्य क्या रखा गया? राष्ट्रीय आय क्या रखेंगे हम? कम ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि आसानी से हम बचत कर सकें। और टैक्स क्या रखें? कम, तो आसानी से जीवन यापन भी संभव हो जाए। जो अभी बोझ पड़ा हुआ है वो आसानी से क्या हो जाए? कम हो जाए। और भविष्य की योजनाओं को सार्थक चला सकें। निकिता शर्मा, कोमल, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। आगे बढ़े? नो सर। ठीक है, अब मेरा एक सवाल सुन लो आप। आपकी जो पंचवर्षीय योजना बनाई वो किसने बनाई? योजना आयोग ने। बहुत बढ़िया बात। और उसको अंतिम रूप किसने दिया? अंतिम रूप किसने दिया? छप्पन के बाद कितने हो गए? 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है ना? तीसरी के बाद 3 साल का क्या आएगा? गैप, है ना? एक एक साल की योजनाएं आएंगी, तो वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। ये कौन सी आ गई? दूसरी, सेकंड। हाँ भाई, सवाल बताओ। पंचवर्षीय योजना बनाई योजना आयोग ने, ये बात निकिता कह रही है, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन इनको अंतिम रूप किसने दिया? आपको याद हो योजना आयोग कैसा आयोग था? सलाहकारी। कैसा था? सलाहकारी था कि नहीं? संवैधानिक आयोग था। अब दोनों ही चीजों में तो बाध्यकारी तो कुछ आया ही नहीं, तो फाइनल तो ये नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि योजना आयोग केवल पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता है। केवल पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता है। केवल क्या करता है? योजना आयोग केवल पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करता है? बनाता है। तो फिर अंतिम रूप किसने दिया भाई? काम का एनडीसी ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। हाँ निकिता बहुत बढ़िया आंसर दे रही है। कब बना था? एनडीसी कब बना?
राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको नोट लगा के लिख लो सब लोग, अपने तो नहीं आएगा ये, है ना, और हो सकता है कहीं एक आधी लाइन आ भी जाए, बाकी मुश्किल ये नहीं है सिलेबस में, है ना। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद 52 में, इसका भी अध्यक्ष कौन, तात्कालिक प्रधानमंत्री ही होता है। और इसका कार्य क्या है, योजनाओं को अंतिम रूप देना, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम किसने किया, एनडीसी ने किया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने किया। कब बना था, 52 में। और ये कैसा रूप देता है, अंतिम रूप देता है। कैसा रूप देता है, अंतिम रूप देता है। यहां तक कोई दिक्कत, सवाल आ जाए पंचवर्षीय योजना किसने बनाई, तो किसने बनाई, योजना आयोग ने बनाई। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना आप पढ़ेंगे, जिसमें से 2 तो अपन पढ़ लेंगे, बाकी सारी ज्योग्राफी में अपने 2 ही हैं केवल। ये काम किसका था, योजना आयोग का। हमने पढ़ा था योजना आयोग कैसा है, सलाहकारी आयोग था केवल, है ना, इसीलिए इसने केवल सलाह दी। तो फिर पूरा काम किसने किया, तो एनडीसी ने किया, राष्ट्रीय विकास परिषद 52 में किया। इसका निर्णय कैसा होता था, अंतिम होता था। इसका अध्यक्ष भी कौन है, प्रधानमंत्री जी ही हैं। अब लिखो दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष जोड़ लेना, 56 तक पहली थी, 56 से 61 तक कौन सी आएगी, दूसरी पंचरी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखो, इसमें जोर किसने दिया, उद्योगों पर। किस पर दिया, उद्योगों पर जोर। आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाओ, उद्योगों पर जोर दिया। अध्यक्ष कौन थे या सलाहकार, पीसी महालनोबिस। ये क्या है, योजनाकार है, सलाहकार है, एडवाइजर है। देखो ये सब अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्र का ज्ञान वही जो रखता है वही क्या देता है, योजनाओं का पर जोर देता है। इसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा दी। क्यों, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। देखो अभी क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जोर किस पर दिया गया, उद्योगों पर। पहला सवाल बना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 56 से 51 तक थी, 56 से 5 साल आप जोड़ लेना। फिर दूसरा, इसमें जो लक्ष्य था वो क्या था, उद्योग। सबसे ज्यादा जोर पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, दूसरी में किस पर दिया गया, उद्योगों पर दिया गया। इसके जो योजनाकार थे वो कौन थे, पीसी महालनोबिस साहब थे। अब इसमें क्या किया गया, आपने ध्यान रखा होगा, पहली पंचवर्षीय योजना में तो रफ्तार कैसी थी, स्लो गोइंग हो रहा था हमारे साथ, है ना। दूसरी में क्या कर दिया गया, रफ्तार को बहुत स्पीड से बढ़ा दिया गया। क्यों, इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि क्या आए, सरकार के पास टैक्स आए, और इससे क्या हो, योजनाओं का सुदृढ़ीकरण, योजनाओं का क्या हो, सुदृढ़ीकरण। अरे सरकार कब काम करेगी, जब जेब में माल होगा, पैसा होगा। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार किस प्रकार की योजनाएं लाएगी, किस प्रकार विकास को अंजाम देगी। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं की जो चीजें हैं वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के पास क्या नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। और जब तक पैसा नहीं है तब तक वो कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकती। इस योजना में क्या किया गया, बाहरी मदद भी ली गई, बाहरी मदद, ठीक है, ली गई। अब एक सवाल रटने वाला याद रखना, ज्यादातर उद्योग कौन से, आजादी से लेकर 90 के दशक तक,
एक आधा उद्योग तो कहां से है, जर्मनी से है ना। वो तो कोई अपवाद स्वरूप है, सारे के सारे उद्योग सोवियत संघ के हैं। 90% से ज्यादा उद्योग आजादी से लेकर 1990 तक सारे के सारे जितने भी उद्योग है 90% कहाँ के हैं, सोवियत संघ ने लगवाए थे। 90 के बाद अमेरिका का रोल आया, 90 से पहले अमेरिका का रोल नहीं है। एक दो उद्योग अगर कोई है बीच में तो वो जर्मनी का रोल उसमें आपको नजर आएगा, बाकी किसी का नजर नहीं आएगा। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि 90 के दशक तक जितने भी उद्योग आपके लगे वे सब में भागीदारी ज्यादातर किसकी थी, सोवियत संघ की थी, क्योंकि सोवियत संघ के अलावा हमें कोई मदद देने को तैयार था ही नहीं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या कर लिया, इसमें एक और बच गई, आयात शुल्क बढ़ाया गया। आयात शुल्क बढ़ाया गया। इससे क्या फायदा होता है, इससे स्थानीय उद्योगों को संरक्षण मिलता है। स्थानीय उद्योगों को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। कैसे मिलता है ये भी देख लो। अगर आयात शुल्क बढ़ाएंगे तो वस्तु क्या होगी, विदेशी वस्तु महंगी होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आयात शुल्क हम बढ़ा देंगे तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। कौन सी वस्तुएं, विदेशी वस्तुएं। और जब विदेशी वस्तु महंगी हो जाएगी तो स्थानीय उद्योगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसीलिए स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या बढ़ाया गया था, आयात शुल्क बढ़ाया गया था। आपको याद हो अंग्रेजों ने भारतीय सूती वस्त्र को बर्बाद करने के लिए भारतीय उद्योगों पर क्या लगा दिया था, ज्यादा आयात लगा दिया था, शुल्क लगा दिया था, है ना। और आपको याद हो तो इधर देख लो एक बार, नील की खेती, ठीक है ना, ब्रिटिश टाइम में याद है ना, कौन सी खेती, नील की खेती। और भी आपको याद होगा तो स्थानीय जो खेती थी उस पर क्या लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था। और कर भी कौन सा, बहुत भारी वाला। तो देखो जिस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा उसकी कीमत क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब कीमत ज्यादा हो जाती है तो वो उद्योग क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आयात शुल्क पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया, सॉरी बढ़ोतरी कर दी गई, ताकि आसानी से कोई भी बाहर से हमारे यहाँ चीज नहीं ला सके। ठीक है, इसमें एक बात और की गई कि कृषि और उद्योगों में संतुलन भी लाया गया। क्या कहा गया, कृषि व उद्योग में संतुलन की बात भी कही गई। अब ये भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि कृषि और संतुलन की बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में कही गई, दूसरी में। उद्योग पर तो जोर दिया ही दिया गया, प्लस संतुलन की बात भी कही गई। ये अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म। सवाल लिख लो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल लिखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल लिखें तो क्या आएगा, 56 से 51 इसका कार्यकाल रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन पर जोर दिया गया, तो किस पर जोर दिया गया, उद्योगों पर जोर दिया गया। पहली में क्या थी, कृषि थी, और दूसरी में क्या थी, उद्योग। इसके जो योजनाकार थे, पहली वाली के तो कौन थे, के.एन. राज, और दूसरी वाली के कौन थे, पी.सी. महाल नोबिस। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहली वाली में क्या थी, कम, इस बार क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, ताकि योजनाओं का सुदृढ़ीकरण हो सके। इस योजना के बाद बाहर से क्या लेने लग गए, मदद लेने लग गए, किसमें, उद्योगों में। अब आपको यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि उद्योगों में मदद कैसे ली गई, वो इधर देखते हैं। देखो क्रायोजेनिक इंजन याद रखना है, क्रायोजेनिक इंजन।
इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट लगा लेना, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। आपसे पूछेगा क्रायोजेनिक इंजन क्या था, या आपसे पूछेगा उपग्रह प्रक्षेपास्त्र है ना, छोड़ने के लिए भेजने के लिए कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, क्रायोजेनिक इंजन उसका नाम है। कहां से मिला था, सोवियत संघ से हमें मिला था, रसिया से हमें मिला था। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है, क्या उद्योगों में क्या मामला था वो हमें समझना है। जैसे उद्योग हम लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है उद्योग की, वो डिपेंड करती है कि माल जो बनेगा वो सस्ता होगा या महंगा। सारा गणित किसका है, माल की कीमत से और गुणवत्ता से। दो चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना। हम बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं, चाइनीज चीज सस्ती होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पता नहीं शाम तक चलेगी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि भारत की चीजें कोई लेता है तो कैसे लेता है, आंख बंद करके लेता है। उसे पता है कि कीमत तो जरूर ज्यादा होगी, लेकिन चीज सॉलिड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो हम क्या देखते हैं, कीमत देखते हैं, एक क्या देखते हैं, गुणवत्ता, और दोनों का सार देखकर फिर क्या करते हैं, हम माल खरीदते हैं। यही होता है कि एक तो हम क्या देखते हैं, कीमत, दूसरा क्या देखते हैं, गुणवत्ता, और दोनों को देखकर हम क्या करते हैं, माल खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो उद्योग लगे उनमें हमें यह भी देखना था कि जो उद्योग लगे उनमें लागत कम आए। क्या आए, लागत कम आए, ईंधन कम खर्च हो, ईंधन क्या हो, कम खर्च हो, गुणवत्ता क्या हो, ज्यादा हो, क्वालिटी मेंटेन क्या हो, स्टैंडर्ड का हो। ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं तो वस्तु की क्वालिटी कैसी होगी, ज्यादा अच्छी होगी, गुणवत्ता क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, और जो आपका उद्योग होगा वो लाभकारी होगा। कैसा होगा, लाभकारी होगा। जब हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं है ना, वुड्रो विल्सन का, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि उद्योग के जितने भी घटनाक्रम है, उद्योग के कितने भी पार्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पार्ट क्या है, लागत मूल्य को कम करना, है ना। इतना भी नहीं कर दिया जाए कि बिल्कुल कचरा ही बने, ऐसा नहीं, कि जितना लागत मूल्य आप कम कर सकते हो वो आपको क्या देगा, लाभ में बदल देगा वो पैसा। अगर आपने खर्चा कम किया है तो वस्तु की कीमत आसानी से आपके पास बच जाएगी। अगर आपके खर्चा ज्यादा आ रहा है तो वस्तु महंगी बेचनी पड़ेगी और आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या ली गई, भारी मदद ली गई, और आजादी से 90 के दशक तक जो उद्योग देखते हैं वो कहां से हैं, सोवियत संघ से हैं। आयात शुल्क बढ़ा दिया गया ताकि स्थानीय उद्योगों को क्या मिल सके, मदद मिल सके। कृषि और उद्योगों में क्या किया गया, संतुलन बनाया गया। एक चीज और, यदि किसी योजना में लक्ष्य की पूर्ति ना हो, पूर्ति ना हो, तो उसे अगली योजना के लिए रख लिया गया, तो उसे आगे आने वाली योजना के लिए रख लिया गया। ठीक है, कि जैसे मान लो हमने पहली में क्या रखा, कृषि, और कृषि का मामला पूरा नहीं हुआ, तो अब हमने क्या कर लिया, आगे की योजनाओं में क्या कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। 2 पंचवर्षीय योजना में कुछ पूछना हो तो बताओ। 2 पंचवर्षीय योजनाओं में से कोई सवाल बन रहा हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, अगला सवाल लिखो, केरल मॉडल।
केरल मॉडल को स्पष्ट कीजिए। या ऐसे लिख लो, विकास के केरल मॉडल को स्पष्ट कीजिए। विकास के केरल मॉडल को, विकास के केरल मॉडल को स्पष्ट कीजिए। बहुत सिंपल चीज है ये। आप में से कितने लोग विकेंद्रीकरण नियोजन को जानते हैं? विकेंद्रीकरण नियोजन को अर्थशास्त्र वाले बताओ भाई, विकेंद्रीकरण नियोजन किसे कहते हैं? कोई नहीं? कोमल, देखो केंद्रीकरण तो जानते हैं क्या? देखो दो चीजें हमें देखनी चाहिए। पहला तो कौन सा? केंद्रीकरण, ऐसी व्यवस्थाएं जो चारों तरफ फैली हो और एक केंद्र पर एकत्रित होती हो, क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। ऐसी व्यवस्थाएं जो चारों तरफ फैली हो और कहाँ एकत्रित हो जाएं? एक केंद्र पर एकत्रित हो जाएं, क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। दूसरा विकेंद्रीकरण, इसका मतलब क्या है? केंद्र से चारों तरफ फैलाव, क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसको पढ़ेंगे कल। अब टाइम कंप्लीट हो गया है। कल दोनों पंचवर्षीय योजना आप याद कर लेना, कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे।